हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स जो भी इकोनॉमिक्स के हैं। तो आज की इस क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस क्लास में मैं आपको सबसे पहली बात तो है उन एमसीक्यूज़ की बात करूंगा बताऊंगा जो 2020 से लेकर 2023 तक के बोर्ड एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। मतलब ये मत कि ये मन से बनाया गया क्वेश्चन है, ढूंढ के लाया गया क्वेश्चन है, नहीं, ये वो क्वेश्चंस है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं। इस यहाँ पर आपको 2020 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस मिलेंगे। वैसे तो यूपी बोर्ड में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज 10 होते हैं, ठीक है। तो 10 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, तो ऐसे में वो 10 क्वेश्चन सेट 2 या 3 बनते हैं। हर सेट में आने वाले क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। 2020 है, 2021 है, 2022 और 2023। जहाँ पर 2021 में जो क्वेश्चंस है वो कम होंगे क्योंकि यहाँ पर कोरोना के टाइम एग्ज़ाम्स कुछ कैंसिल्स भी हो गए थे, तो सारे सेट बन नहीं पाए थे। तो सब यहाँ पर 2020 से लेकर 2023 तक के मैं आपको 100 क्वेश्चंस बताऊंगा जो इन 4 ईयर में लगातार पूछे गए हैं। कुछ सैम्पल पेपर से लिए गए हैं और कुछ बोर्ड एग्जाम से लिए गए। मतलब अगर इनको तैयारी कर लिया तो हम ये कहेंगे अब होगी पक्की तैयारी, विजय बोर्ड रूपी रावण पर। जो आप बोर्ड का एग्जाम है रावण मानते हैं, उसके ऊपर विजय पाना है तो पक्की तैयारी करनी पड़ेगी और उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि पिछले सालों के एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। शुरुआत करेंगे एमसीक्यू से, फिर शॉर्ट क्वेश्चन होगा, वेरी शॉर्ट भी होगा, लॉन्ग में होगा, जो आपके पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं ताकि हम 2024 के पेपर को अच्छे से क्रैक्स कर सकें, ठीक है। तो टाइम खोटी ना करते हुए शुरुआत करते हैं 2020 से। 2020 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यष्टि, देखिए यहाँ पर वेस्ट लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी, कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है। मतलब इन चारों में से आपको ये बताना है व्यष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड कौन नहीं है। व्यष्टि मतलब जो व्यक्तिगत रूप से पढ़ा जाता हो। एक व्यापारी द्वारा गेहूं की कीमत का निर्धारण करना, एक व्यापारी, तो ये व्यष्टि हुआ। देश में कीमत स्तर का उतार चढ़ाव धन में, देश में मतलब यहाँ पर किसी एक व्यक्ति की नहीं, संपूर्ण देश की बात होती है, तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है। तो हम ऑप्शन चूज करेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का कौन नहीं है, कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का है, समष्टि अर्थशास्त्र का कौन सा नहीं है, कौन सा है। तो ये यहाँ पर उपभोक्ता का व्यवहार, उत्पादन का व्यवहार, कीमत निर्धारण, ये तीनों ही व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ा जाता है। जबकि राष्ट्रीय आय जो है समष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु है। तो यहाँ पर ऑप्शन चूज करेंगे हम सी। निम्नलिखित में से असंगत है, कौन सा असंगत। असंगत का मतलब होता है दो पेयर दे रखे जैसे चाय कॉफी, कौन सा है, मिलता नहीं आपस में। चाय और कॉफी, दाल चावल दाल, टायर ट्यूब, पेन और रिफिल। देखिए दाल चावल एक साथ खाया जाता है, टायर के अंदर ट्यूब होता है, पेन में रिफिल डाला जाता है। ये तीनों ही पूरक वस्तुएं जिनका प्रयोग एक साथ होता है। लेकिन चाय और कॉफी पूरक वस्तु नहीं है, स्थानापन्न वस्तुएं है। तो यहाँ पर पूरा असंगत यही है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के साथ साथ निकृष्ट वस्तुओं की मांग कैसी होती है। जब भी आय वृद्धि होगी, निकृष्ट का मतलब होता है घटिया वस्तुएं, गिफिन वस्तुएं। आय में वृद्धि होने पर कोई भी घटिया वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेगा, तो घटिया वस्तुओं की मांग कैसी होती चली जाती है, गिरती चली जाती है, गिरावट होती है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे एक उपभोक्ता दी हुई कीमत और आय पर क्रय करता है उसे क्या कहते हैं। एक निश्चित कीमत पर, एक आय पर उपभोक्ता जितने भी मात्रा क्रय करना करता है उसे हम वस्तु की क्या बोलते हैं, मांग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच कैसी होती है। जो विलासिता वाली वस्तुएं यानी कि वो लग्जरी वस्तु होती है, बहुत ही महंगी होती है, इसकी कीमत थोड़ी सी कम हो जाए तो इसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन वस्तुओं की मांग इकाई से अधिक होती है, ऑप्शन नंबर ए। जब मांग वक्र क्षैतिज होता है तो मांग की लोच कैसी होती है। तो मांग वक्र जब क्षैतिज होता है मतलब कुछ इस तरह से होता है। तो मांग वक्र हमेशा इकाई से के मांग की लोच इकाई के बराबर होती है, इनकी ईडी इक्वल टू 1। उत्पादन फलन क्या है। उत्पादन फलन उत्पादन की मात्रा और उत्पादन के साधनों के बीच संबंध को स्पष्ट करता है, यानी कि आगतों और निर्गत के मध्य एक तकनीकी संबंध, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आगत का मतलब होता है उत्पादन के साधन और निर्गत का मतलब होता है उत्पादन की मात्रा। साधन कितने साधनों से कितनी मात्रा का उत्पादन हो रहा है, इसके बीच के संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, अल्पकाल में उत्पादन के कितने साधन स्थिर रहते हैं? अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते, कुछ परिवर्तनशील, कुछ तो स्थिर होंगे ही, कोई भी नहीं, सभी कम से कम एक अनिश्चित। तो यहाँ पर चूज करेंगे कम से कम एक तो स्थिर होगा ही, भले शुरू है, क्योंकि यहाँ पर अल्पकाल में सबको नहीं बदल सकते हम। क्वेश्चन नंबर 10, औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है? औसत लागत वक्र, लागत पहले कम होती है फिर बढ़ती हुई चली जाती है, तो ये कौन सी आकृति बनी बेटा? यू आकृति। ऑप्शन नंबर बी। जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है, जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है मतलब यहाँ पर, तब कुल उत्पादन कितना होगा? वो ऐसा हो तो कुल उत्पादन उस समय पर सबसे अधिक होता है, यानी कि अधिकतम होगा। ऑप्शन नंबर सी। जब औसत लागत न्यूनतम होती है तो सीमांत लागत कैसे? देखिए औसत लागत न्यूनतम, औसत लागत पहले कम होगी फिर बढ़ेगी, ये हो गए एपी। तो जब औसत लागत कम होती है न्यूनतम, उस समय सीमांत लागत उसके बराबर होती है औसत लागत की, क्योंकि दोनों एक दूसरे से छुएगा, तो ये होगा औसत लागत के बराबर। ऑप्शन नंबर बी। दीर्घकाल में उत्पादन के कितने साधन स्थिर होते हैं? तो दीर्घकाल में उत्पादन के दौरान, दीर्घकाल एक ऐसा समय होता है जहाँ पर उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है, तो ऐसे में दीर्घकाल के उत्पादन का कोई भी साधन स्थिर नहीं होता है, यानी कि कौन से साधन स्थिर होते हैं? कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी, सभी परिवर्तनशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अल्पकाल में निर्गत उत्पादन के इकाई वृद्धि होने पर उत्पादन लागत, परिवर्तनशील लागत में वृद्धि होती है। मतलब एक साधन का प्रयोग करेंगे तो जो लागत आ रही है, तो एक ज़्यादा प्रयोग करने पर लागत में जो वृद्धि होगी उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि एमसी। लाभ प्राप्त करने के लिए एक फर्म द्वारा किया जाने वाला व्यय, लाभ लेना है तो खर्च करेंगे, और उत्पादन के लिए किया गया कोई भी खर्च हमेशा लागत कहलाता है। समरूप वस्तुएं किस बाजार की विशेषता? एक ऐसा बाजार जहां पर सभी विक्रेताओं के पास एक ही प्रकार की वस्तु होती हैं, उस बाजार को हम बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार बेटा। क्वेश्चन नंबर 17, इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही यूपी बोर्ड में रिपीट हो रहे हैं लगातार। देखिएगा कुछ क्वेश्चन मैंने ईयर वाइज तो रखे हैं, लेकिन रिपीट हुआ है, मतलब 22 में भी आया, 21 में भी आया है, 20 में भी आया है, ऐसे क्वेश्चंस होंगे, देखिएगा आपको मिलेगा। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का औसत आगम वक्र कैसा होता है? पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का औसत आगम वक्र हमेशा ध्यान में रखें एक्स अक्ष के समानांतर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है? क्रेताओं की अधिक संख्या है, समरूप वस्तुएं है, कीमत विभेद नहीं। ये कीमत विभेद जो है एकाधिकार में पाया जाता है, ना कि पूर्ण प्रतियोगिता में। ऑप्शन नंबर सी चूज करना है हमें। एक बाजार उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब वस्तु की मांग उस वस्तु की पूर्ति के बराबर हो जाए, यानी कि वस्तुओं की आपूर्ति के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, वस्तु विभेद किस बाजार की विशेषता? भी क्वेश्चन नंबर 18 में मैंने जिक्र किया था कि वस्तु विभेद जो है एकाधिकारी प्रतियोगिता, एक होता है मूल्य विभेद, एक होता है वस्तु विभेद। वस्तु विभेद मतलब जहां पर एक ही उपयोगिता वाली अलग प्रकार की वस्तुएं होती हैं, मतलब एक दूसरे निकट स्थानापन्न होता है, रंग रूप आकार प्रकार में अलग अलग होता है। पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है? भाई इस तो रट्टा मान लो, इसके जो लेखक है कौन है? प्रोफेसर जे.एम. कीन्स, और ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1936 में। क्वेश्चन नंबर 20, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन से? देखिए 2 साल आया हुआ है, 20 में भी आया हुआ है, 22 में भी आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट हुआ ना। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक है प्रोफेसर जे.एम. कीन्स। निम्नलिखित में से एक समष्टि अर्थशास्त्र का विषय कौन सा नहीं है? देखिए ये भी 2022 में आया हुआ है, 2 साल के बाद 2024 से हो सकता है यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो जाए, है ना, पॉसिबल है। निम्नलिखित में से एक समष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है, कौन सा नहीं है? रोजगार है, विदेशी विनिमय है, राष्ट्रीय। तो मांग का नियम व्यष्टि अंतर्गत का पढ़ा जाता है, ना कि समष्टि। ऑप्शन नंबर सी चूज करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 24, समष्टि अर्थशास्त्र के एक पृथक अध्ययन की शाखा के रूप में किसने स्थापित किया? समष्टि अर्थशास्त्र को एक पृथक अध्ययन के रूप में किसने बनाया? दैट इज जे.एम. कीन्स ने, क्योंकि उन्होंने आने के बाद ही अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव शुरू हुआ। बाद में इसको अलग अलग करने का श्रेय जो है रैगनर फिश को जाता है, लेकिन उद्भव दो जे.एम. कीन्स के कॉन्सेप्ट के बाद ही हुआ बेटा। 25, विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी? ये भी क्वेश्चन 2020-22 में आया था, 2024 में आने के पूरे चांस है, और ये आर्थिक मंदी शुरू हुई थी 1929 में।
क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की बात किया जा रहा है यहाँ पर। तो जब भी समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की बात करेंगे बेटा, ध्यान में रखना यहाँ पर, समष्टि अर्थशास्त्र में जो पूरे अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। मांग का नियम व्यष्टि का है, तो राष्ट्रीय आय जो है यहाँ पर पूरे राष्ट्र की आय का योग को बताता है। ऑप्शन नंबर बी चूज करना है। निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत वस्तुओं में शामिल की। पूंजीगत वस्तु जो लंबे समय तक चलती है, एक बड़ा अमाउंट, स्टील की चादर, चाय पत्ती, उपकरण, टेलीविजन सेट, ये टिकाऊ वस्तु जरूर है ये दोनों, लेकिन पूंजीगत नहीं है। पूंजीगत वस्तु कौन से उपकरण, क्योंकि इनकी सहायता से अन्य वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। 28, सकल घरेलू उत्पाद क्या है। किसी देश में गृहिणियों द्वारा किया गया कुल उत्पादन नहीं, क्योंकि खाली गृहिणी शब्द का, क्योंकि उत्पादन तो और भी करते हैं। घरेलू उपयोग के लिए उत्पादन का कुल मूल्य, किसी देश की सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तु और सेवाओं का मूल्य ये जरूर होता है, ठीक है ना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उत्पादन गृहिणी करे या घरेलू उपयोग के लिए हो। अगर देश के अंदर उत्पादित होता है, सबका योग करेंगे तो वो जीडीपी बनेगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमतों पर और उसमें से मूल्यह्रास को घटाने पर क्या होगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GNPMP, अगर उसमें से अगर मूल्यह्रास को घटा देंगे तो G जो है N में कन्वर्ट होगा, और N का मतलब होता है शुद्ध, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए कहाँ पर है, ये है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी। अन्य वस्तुओं के उत्पादन में आगत के रूप में प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं क्या होती है। तो उत्पादन के लिए जो आगत होती है ना, यह तो उत्पादन, ये तो साधन होते हैं, और साधन के रूप में ये कौन सी होती है, मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं, ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। जो आगत के रूप में प्रयोग होती है उनको मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय आय के बढ़ने का अनुमान लगाया जाता है किससे। उत्पादन के बढ़ने से। अगर देश में उत्पादन बढ़ रही है, सीधा सा मतलब होता है राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हो रही है। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करना है। NNP इक्वल टू GDP प्लस NFI। देखिए डोमेस्टिक में NFI को जोड़ेंगे तो ये N बनेगा, ये तो सही है, और डेप्रिसिएशन को G में से घटस करेंगे तो ये N बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है, हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं हो रही, क्योंकि चार में एक ही सही हो सकता है, और कोई ऐसा नहीं है A और B C वाला। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आंसर दे देना है। निम्नलिखित में से एक टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु नहीं है। टिकाऊ नहीं है मतलब जल्दी उपभोग हो जाता है, प्रयोग हो जाता है। फ्रिज, तौलिया, मेज, भोजन, भोजन बन गया, खा लिया, खत्म, ये तीनों हम लंबे समय तक प्रयोग कर सकते हैं। करेंसी नोटों को निर्गत करने का अधिकार निम्न, भाई याद करना, करेंसी नोटों को निर्गत करने का एक अधिकार केवल किसका होता है, RBI, इनकी देश की केंद्रीय बैंक का। देखिए कौन सा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये है हमारा RBI। मौद्रिक अधिकार अथवा सरकार द्वारा जारी मुद्रा जिसे लेने से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्या कहते हैं इसको। अगर सरकार ने जारी किया और किसको दिया जा रहा है तो कोई इसको मना नहीं कर सकता, भाई नहीं लेंगे, उसको बोलते हैं विधिग्रह मुद्रा। मतलब सरकार के द्वारा, जैसे सरकार ने कहा 500 का नोट है लेना पड़ेगा, 2000 का नोट बैन है तो कोई नहीं लेगा, तो सरकार का आदेश जहां लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 36, केंद्रीय बैंक की नीति क्या कहलाती है। केंद्रीय बैंक जो नीति बनाती है उसको मौद्रिक नीति कहते हैं, और राजकोषीय नीति देश की केंद्रीय सरकार के द्वारा बनाया जाता है। भारत में 100 रुपए के नोट का निर्गमन कौन करता है। जितने भी नोट है, चाहे 100 हो, 20 हो, 50 हो, केवल 1 रुपए के छोड़ के सभी नोटों का निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक करती है। इस एक अर्थव्यवस्था में साख सृजन का कार्य कौन करता है। एक अर्थव्यवस्था में जो साख का सृजन है, मतलब प्राथमिक जमाओं को द्वितीयक जमा में कन्वर्ट करना, कौन करता है, ये करेगा केंद्रीय बैंक, सॉरी व्यापारिक बैंक, कमर्शियल बैंक बोलते हैं जिसको, वाणिज्यिक बैंक के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कब हमारे देश में विमुद्रीकरण हुआ था। विमुद्रीकरण मतलब नोटबंदी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन। ये हुआ था नवंबर 2016 में, ठीक है ना। भाजपा की सरकार ने 500 और 1000 को नोट को बंद कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। मुद्रा का निर्गमन केंद्रीय बैंक का कार्य है, साख का नियंत्रण का भी है, बैंक ऑफ बैंक, जब ये तीनों केंद्रीय बैंक का कार्य, बचा बेचारा साख का सृजन, जो कि कौन करता है, व्यापारिक बैंक करता है। केंद्रीय बैंक इस साख का नियंत्रण करता है केवल। भारत में 500 और 1000 नोट का विमुद्रीकरण कब हुआ था। अभी क्वेश्चन आया था जस्ट 39 वाला, तो ये जो है 2016 में हुआ था, जब केंद्रीय सरकार ने 500 और 1000 नोट को जो है लीगल टेंडर से हटा दिया गया था। आय में इकाई वृद्धि के कारण प्रत्याशित उपभोग में वृद्धि की दर क्या होती है।
मतलब आय में वृद्धि हो रही है डेल्टा वाई, इसका प्रत्याशित उपभोग में वृद्धि हो रही है इनकी डेल्टा सी। यह भी क्वेश्चन का लैंग्वेज दूसरा है, आय में इकाई वृद्धि होने पर उपभोग में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि एमपीसी। इसका फार्मूला होता है एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। क्वेश्चन नंबर 43, प्रभावी मांग की संकल्पना किसने दी थी। ये क्वेश्चन भी 2 बार आ चुका है, 2020 में भी 2022 में, याद रखिएगा, हो सकता है 24 में आ जाए। प्रभावी मांग की संकल्पना देने वाले थे कौन है, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक प्रोफेसर जे.एम. कीन्स महोदय। प्रभावी मांग का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जिस बिंदु पर देश की अर्थव्यवस्था की किसकी समग्र मांग यानी कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में बराबर। देखिए कहाँ पर है ये, ऑप्शन नंबर बी। कुछ चीज़ें अगर याद हो तो ऑप्शन ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, बस ये है कि आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। जब उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति का मान 0.8 होता है तो गुणक क्या होता है। देखिए जब सीमांत प्रवृत्ति दे रखा है एम पी सी दिया हुआ 0.8, तो हमें के निकालना है। गुणक का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एम पी सी, याद करके रखिएगा। अब 1/1 माइनस एम पी सी 0.8 है, तो एक में से 0.8 माइनस कर देंगे तो कितना बचा, 0.2, पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ाया, 2 से घटा भाग कर देंगे तो बचेगा कितना, 5, यानी कि के की वैल्यू कितनी होगी, 5। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी। यदि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति सी है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति का मान, देखिए का मान लिखा हुआ है, सॉरी ये का मान होगा, सी है, यानी कि यहाँ पर एम पी सी इक्वल टू सी है, तो बचत की सीमांत प्रवृत्ति कितनी होगी, एम पी सी कितनी होगी, ध्यान रखिएगा। अगर एम पी सी दिया हुआ है तो एम पी एस 1 माइनस एम पी सी होता है, यानी कि यहाँ पर यूज़ करेंगे 1 माइनस सी। देखिए कहाँ पर है, ये ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का सूत्र क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ये तो रट्टा मानना है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि एमपीसी का फार्मूला। 48, उपभोग फलन सी इक्वल टू 40 प्लस 0.8 वाई है, तो वाई के बाद जीरो है तो उपभोग कितना होगा। देखिए भाई जहाँ वाई है वाई की वैल्यू को रख दो, 40 प्लस 0.8 गुणा 100, ये हो गया 40 प्लस 8 तो कितना हो गया, ये 80, 80 और 40 को जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 120, यानी कि सी बराबर हो जाएगा 120, ऑप्शन नंबर ए। एक राष्ट्र एक कर एक बाजार से संबंधित अप्रत्यक्ष कर कौन सा है, भाई याद कर लीजिए, ये एक ही चीज़ है, जीएसटी, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। फुल फॉर्म भी याद रखिए, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर है, सॉरी फॉर डायरेक्ट टैक्स। ये है सेवा कर, नहीं सेवा पर लगता है, इनडायरेक्ट हुआ, सीमा शुल्क इनडायरेक्ट है, आय कर लोगों की आय पर डायरेक्ट लगने वाला कर होता है प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन नंबर सी। बैंक में हस्तक्षेप के बिना बाजार में मांग व पूर्ति की शक्तियां द्वारा निर्धारित विनिमय दर को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं तैरती विनिमय दर, जिसको बोलते हैं परिवर्तनशील विनिमय दर, इंग्लिश में बोलते हैं फ्लेक्सिबल या फ्लैक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन व्यापार संतुलन का घटक है। व्यापार संतुलन का घटक मतलब जिसके अंदर व्यापार संतुलन में क्या शामिल होता है, इसके अंदर शामिल होता है वस्तुओं के आयात एवं वस्तुएं, इसके अलावा इसमें किसी प्रकार की दूसरी चीजें शामिल नहीं होती, वस्तुओं के आयात और निर्यात को ही शामिल किया जाता है बेटा। विदेशी व्यापार में घाटा होता है कब, विदेशी व्यापार में घाटा तब होता है जब हमारे आयात निर्यात की कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, मतलब निर्यात जब आयात की होते है घाटा होता है, ठीक है। मतलब जब इंपोर्ट ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है, उस स्थिति को देश को घाटा होता है। एक बंद अर्थव्यवस्था में कौन सी स्थिति नहीं होती है, बंद अर्थव्यवस्था तब होती है जब देश का विदेशों के साथ कोई व्यापार नहीं होता है, मतलब देश का विदेशी व्यापार जब नहीं होता है तब वो बंद अर्थव्यवस्था होती है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, देखिए 54 क्वेश्चन 2020 के, मतलब ये समझिए कि ये 54 क्वेश्चन 2020 का मतलब होता है 2020 के ऑफिशियल सैंपल पेपर में 2020 के जितने भी सेट बने उन सब में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, ऐसे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से रखे गए हैं। और 2020 वाला क्वेश्चन 23 में भी रिपीट हुआ है, तो 23 वाले क्वेश्चन भी मैंने वहाँ डाले हुए हैं, ऐसे ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा। अब बात करते हैं 21 में कितने क्वेश्चन पूछे गए। मांग का लोच का न्यूनतम मान कितना होता है, मांग की लोच का न्यूनतम मान होता है 0, क्योंकि मांग की लोच, ठीक है, न्यूनतम मान 0 से कम हो सकता है, 1, 0, इनमें से कोई नहीं।
क्योंकि मांग की लोच 0 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 0 हो सकता है न्यूनतम मान में, माइनस में जा सकता, ठीक है। जब औसत लागत और सीमांत लागत बराबर होती है तब औसत लागत होती है। कैसी? जब औसत लागत और सीमांत लागत आपस में बराबर हो, यानी कि एम सी इक्वल टू ए सी। जब ये दोनों ही आपस में बराबर होते हैं तो यहाँ पर औसत लागत क्या होती है? न्यूनतम होती है, सबसे कम होती है। किसी फर्म की औसत लागत की आकृति, देखिए ये क्वेश्चन भी आपका औसत लागत की आकृति, ये क्वेश्चन आपका 2020 में भी, मैंने क्या कहा था, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट हुई है, तो ये मत कहिएगा सर 2 बार, नहीं, ये क्वेश्चन इसलिए 2 बार रखे गए क्योंकि एग्जाम में भी ऑलरेडी रिपीट हुई है। तो औसत लागत आकृति यू आकृति के समान होता है। निम्नलिखित कौन सा व्यापारिक बैंक का कार्य नहीं है? व्यापारिक बैंक का कार्य नोट निर्गमन का नहीं है, क्योंकि ये कार्य केंद्रीय बैंक का होता है। जब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति डेल्टा सी अपन डेल्टा वाई है तो बचत सीमांत प्रवृत्ति कितनी होगी? तो बचत सीमांत प्रवृत्ति का मतलब होता है कि जब सीमांत एम पी सी दिया हुआ हो और एम पी एस निकालना हो तो इसका मतलब होता है 1 अप माइनस एम पी सी, और यहाँ पर एम पी सी का फार्मूला होता है तो फार्मूला हो जाए 1 माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। देखिए कहाँ पर है भाई, ये 1 माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ये है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन बजट की राजस्व प्राप्तियों से संबंधित है? राजस्व प्राप्तियां वो प्राप्ति होती हैं जिससे ना तो हमारे एसेट्स कम होते हैं ना ही लायबिलिटी बढ़ती है। तो ये कौन सा है? आयकर है। आयकर डायरेक्टली जो है एसेट्स और लायबिलिटी को इफेक्ट नहीं करता है। अब बात करेंगे 2022 के क्वेश्चंस की। 21 में मैंने कहा था नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, मुझे कम मिले हैं, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस है जो ढूंढने पड़ सकते हैं, मैं अब और बता दूंगा। फिलहाल 21 से मुझे इतने ही क्वेश्चन मिले हैं। चाय की कीमत में वृद्धि होने से चीनी की मांग का क्या होगा? देखिए चाय और चीनी पूरक वस्तुएं हैं, एक की कीमत का दूसरी मांग का प्रभाव जरूर पड़ेगा। चाय की कीमत बढ़ती है तो चीनी की मांग भी क्या हो जाएगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि चाय लोग कम पियेंगे तो चीनी की कम मांग भी कम होगी। असंगत कौन सा इसमें से? जूता मोजा एक साथ होता है, कार पेट्रोल एक साथ प्रयोग होता है, चावल चपाती, भाई या तो चावल खाएंगे या चपाती। मेज और कुर्सी एक साथ प्रयोग होता तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा यहाँ पर? मेज और कुर्सी एक साथ होता तो ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि चावल खाएंगे या चपाती खाएंगे दोनों एक दूसरे के स्थानापन्न वस्तु है। सीमांत प्रतिस्थापन दर निम्नलिखित में से किस में पाई जाती है? सीमांत प्रतिस्थापन एक की जगह दूसरा प्रयोग करने पर। मांग का नियम, अनधिमान वक्र विश्लेषण, देखिए ये है अनधिमान वक्र विश्लेषण, गलत लिखा हुआ है, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पर मैं काटना चाहूँगा, यहाँ पर लिखा हुआ है वक्र विश्लेषण। थोड़ा हिंदी टाइपिंग में दिक्कत हो जाती है इसलिए थोड़ा मिस्टेक बन जाता है क्योंकि हिंदी में टाइप करना, तो ऑप्शन नंबर यही होता है, अनधिमान वक्र विश्लेषण में सीमांत प्रतिस्थापन दर पाया जाता है, ठीक है। एक उपभोक्ता की मांग को प्रभावित करती है क्या? उपभोक्ता की मांग को प्रभावित करने वाले कारक है उपभोक्ता की आय, वस्तु की कीमत, अन्य वस्तुएं कीमतें, ये तीनों ही उपभोक्ता की मांग को प्रभावित करती है, तो हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उपभोक्ता की बजट रेखा अपने स्थान से खिसक जाती है, ये बजट रेखा है, अपने स्थान से खिसक जाएगी, मतलब ऊपर की हो जाएगी कब? आय में परिवर्तन होगा, मांग में, जीवन स्तर में। बेटा ध्यान में रखिएगा, जब उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तभी ही बजट रेखा या कम होगी तभी परिवर्तन होगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा जब उसकी आय में परिवर्तन होता है। 66 निम्नलिखित में से अनधिमान वक्र की विशेषता कौन सी नहीं है? अनधिमान की विशेषता, अनधिमान वक्र सदैव ऊपर बाईं ओर नीचे दाहिनी ओर गिरता है, ऊपर से नीचे दाहिनी ओर गिरता हुआ, बिल्कुल सही है। दो अनधिमान एक दूसरे को काट सकते हैं, ये गलत है भाई, दो अनधिमान कभी एक दूसरे को नहीं काट सकते, तो हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर बी, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67, मांग की लोच को प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है? मांग की लोच को प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है प्रोफेसर मार्शल को, इन्होंने ही मांग की लोच को प्रस्तुत किया था कि मांग में लोच होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता की हानि, भाई नहीं, उपयोगिता का विनाश, ये भी नहीं, उपयोगिता का सृजन, क्योंकि उत्पादन का मतलब होता है किसी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करना, ऑप्शन नंबर सी। अल्पकाल में उत्पादन के कितने साधन परिवर्तित होते? देखिए ये क्वेश्चन 2022 में और 23 में दोनों में आ चुका है, तो हो सकता है लगातार आए 2024 में भी आ जाए, क्या कह सकते हैं। अल्पकाल में उत्पादन के कितने साधन परिवर्तनशील होते हैं? अल्पकाल में उत्पादन के कम से कम एक साधन तो परिवर्तनशील होता ही है, क्योंकि सबको स्थिर नहीं रख सकते और सबको परिवर्तनशील भी नहीं,
तो कुछ स्थिर होते हैं और कुछ परिवर्तनशील होते हैं। उत्पादन की दृष्टि से दीर्घकाल वह अवधि है जिसमें उत्पादन के केवल एक साधन को बढ़ाया जाता है, उत्पादन के केवल परिवर्तनीय साधन को बढ़ाया जाता है, उत्पादन के परिवर्तनीय अपरिवर्तनीय सभी साधनों को क्योंकि दीर्घकाल है तो यहाँ पर सभी साधनों को बढ़ाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी चूज करेंगे हम। कुल परिवर्ती लागत बराबर औसत परिवर्तनशील लागत मल्टीप्लाई बाई कुल उत्पादन बाई परिवर्ती लागत पूछा गया है, तो ये हो गया ए बी सी मल्टीप्लाई बाई क्यों, तो ये ऑप्शन डायरेक्टली सही हो गया। तो कुल परिवर्तन की टीवीसी का फॉर्मूला यही होता है बेटा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु की कीमत कौन निर्धारित करता है? पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु की कीमत मतलब बाजार की शक्तियों के द्वारा होता है, क्यों? मांग और पूर्ति के द्वारा। निम्न में से कौन सी एक फर्म न्यूनतम लागत फर्म होती है? न्यूनतम लागत फर्म का मतलब होता है जहां पर लागत न्यूनतम, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक वस्तु के विक्रय से रिलेटेड खर्च से कम खर्च होता है, ये होता है पूर्ण प्रतियोगिता, क्योंकि यहाँ पर समरूप वस्तुएं होती है तो लागत भी कम होती है। बाजार संतुलन उस स्थिति में होती है जहाँ पर बाजार मांग और बाजार पूर्ति, बाजार मांग बाजार पूर्ति, ये सब बेटा थोड़ा सा यहाँ पर बाजार मांग बाजार पूर्ति, बाजार मांग डिवाइडेड बाय बाजार पूर्ति, तो एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर बाजार मांग और बाजार पूर्ति आपस में क्या थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, यहाँ पर इक्वल होगा बेटा। जब बाजार मांग और बाजार पूर्ति आपस में क्या हो, बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि है? आय विधि, व्यय विधि, उत्पाद विधि, भाई तीनों ही राष्ट्रीय गणना की विधि है, तो कौन सा चूज करोगे? ऑप्शन नंबर डी। वृत्ताकार आय प्रभाव के दो क्षेत्रीय प्रारूप में, वृत्ताकार आय प्रभाव मतलब आय का चक्रीय प्रभाव का दो क्षेत्र होता है, हाउस होल्ड और फर्म, ये दो क्षेत्र होते हैं। तो कौन सा कारक शामिल होता है? सरकार और परिवार, हाउस होल्ड और फर्म। कहाँ पर है देखिए, परिवार और फर्म, ऑप्शन नंबर डी। पता हो जाना चाहिए तो क्वेश्चन पढ़ती हुई आपको। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा होता है? वित्त मंत्रालय, राज्य भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिष्ठित सर्वेक्षण, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, ऑप्शन नंबर डी। इसको बोलते हैं शॉर्टकट में CSO। उस कर का नाम क्या है जिसमें व्यक्ति की आय जितनी अधिक होती है उस पर उतना ही अधिक अनुपात में कर लगाया जाता है? एक तरीका ये डायरेक्ट टैक्स होता है और इसको हम बोलते हैं प्रगतिशील कर, मतलब जिसकी इनकम 1 लाख रुपए है बाई जीरो टैक्स। जिनकी इनकम जो है 10 लाख है उनके ऊपर टैक्स 5 या जिनकी इनकम 10 लाख रुपए है उनका टैक्स बढ़ के 10%, जिनकी इनकम 30 लाख से ज़्यादा है उनके ऊपर टैक्स 30% होता है। तो मतलब इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ेगा, ये प्रगतिशील, इसको प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं इंग्लिश में। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति करता है कौन? आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति करने वाला होता है केंद्रीय बैंक, जैसे भारत में RBI। भारत में मौद्रिक नीति द्वारा देश की मुद्रा आपूर्ति पर प्रत्यक्ष नियंत्रण किसका होता है? मुद्रा आपूर्ति पर प्रत्यक्ष नियंत्रण देश की केंद्रीय बैंक होता है, यानी कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा पूर्ति का सूत्र है? रिजर्व बैंक का मुद्रा पूर्ति का सूत्र कौन सा होता है? M1 = C+DD, M2 = M1 बचत बैंकों में बचत जमाएं, M1 = व्यावसायिक बैंकों में निवल वैध जमाएं। उपरोक्त में से सभी ये सारे के सारे जो है रिजर्व बैंक के द्वारा बनाए गए सूत्र होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी चूज करेंगे। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कौन सा है? यहाँ पर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0 से ज़्यादा होता है, ध्यान में रखिएगा, और ये 0 से ज़्यादा होता है और 1 से कम होता है। तो ये कौन सा कम पर है? देखिए ये वाला ऑप्शन है डी, 0 से ज़्यादा और 1 से कम, ऑप्शन नंबर सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पर 1 से ज़्यादा दिख रहा है, 1 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा 0 से ज़्यादा और 1 से कम, ऑप्शन नंबर बी। 83, मनरेगा कार्यक्रम में कितने दिवस का रोजगार परिवार के एक सदस्य को उपलब्ध कराया जाता है? लगभग 100 दिवस का, ठीक है ना, 100 दिवस का गारंटी योजना है जहाँ पर हर एक व्यक्ति को जो है 100 दिन का रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा मद केंद्रीय सरकार की व्यय का में शामिल नहीं होती? ब्याज अदायगियाँ, प्रमुख उपदान, रक्षा व्यय, ऋण की वसूली। पहले ऋण की वसूली व्यय नहीं है, ठीक है, ऋण की वसूली जो है एक प्रकार का सरकार का आय होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक बंद अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति का प्रमुख निर्धारक है? मुद्रा पूर्ति का निर्धारक देश का केंद्रीय बैंक, व्यापारिक बैंक, देश का केंद्रीय बैंक एवं व्यापारिक बैंक, केवल देश की सरकार। तो जब हम बात करेंगे बंद अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति का निर्धारक, तो ये देश के केंद्रीय बैंक निर्धारक कौन करता है, कितना पूर्ति होना चाहिए। तो इसके निर्धारक मतलब इसके जो है बंद अर्थव्यवस्था में कौन इसकी आपूर्ति करता है, मुद्रा आपूर्ति की बात करते हैं, इसका निर्धारक प्रमुखता कौन है, देश का केंद्रीय बैंक होता है। यदि किसी देश की आयात में वृद्धि हो तो घरेलू वस्तुओं व सेवाओं की मांग, आयात में वृद्धि होने से घरेलू वस्तुओं और सेवाओं की मांग कैसी होती है? जब देश में विदेशी सामान आएगा तो घरेलू वस्तुओं और सेवाओं की मांग क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक उदाहरण नहीं है? एक व्यक्ति, एक ग्रस्त, ये तीनों ही व्यष्टि अर्थशास्त्र का है। तो ऑप्शन नंबर अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र का है। निम्नलिखित में से किसका व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? ये क्वेश्चन 2022 में भी आया हुआ है। तो निम्नलिखित में किसका व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? कपड़ा उद्योग, बेरोजगारी, प्राथमिक। देखिए ये है प्राथमिक क्षेत्र। दुर्लभ साधनों के प्रयोग होते हैं, वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, ये 2020 का क्वेश्चन है। अब बात करेंगे 2023 के कौन कौन से क्वेश्चन है। 2023 के में बेसिकली यहाँ पर 10 ही क्वेश्चन है, सारे 10 के 10 क्वेश्चन रखा है। देखिए 90 से लेके निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया है? उपभोग, उत्पादन, विनिमय, तीनों ही आर्थिक क्रिया है। तो ऑप्शन करेंगे इनमें से सभी। सामान्य वस्तुओं की स्थिति में मांग वक्र क्या प्रदर्शित करता है? ऋणात्मक ढाल होता है, क्योंकि मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है सामान्य वस्तुओं की स्थिति में। उदासीनता वक्र विश्लेषण किसने प्रतिपादित किया? उदासीनता वक्र विश्लेषण की जब बात करेंगे ये प्रोफेसर हिक्स का नाम लेंगे हम, एलन एंड हिक्स। ठीक है। वर्तमान युग में उत्पादन के कितने साधन होते हैं? वर्तमान युग में उत्पादन के 5 प्रमुख साधन होते हैं। कौन कौन से पता होना चाहिए इसमें आपको? एक हो गया भूमि, श्रम, उद्यमी, पूंजी, और एक होता है आपका क्या चीज, संगठन। 5 प्रमुख साधन है। निम्न में से कौन स्थिर लागत को व्यक्त करता है? स्थिर लागत को व्यक्त करने का विद्युत बिल बिल्कुल नहीं, क्योंकि उत्पादन बढ़ेगा तो बंद करके कहें क्या होता है, जीरो आ जाएगा। कच्चे माल की खरीद उत्पादन बढ़ेगा। मजदूरी नहीं, ये तीनों ही जो है परिवर्तनशील साधन है। तो बात है स्थिर पूंजी पर दिया जाने वाला ब्याज। आयकर कौन लगाता है? आयकर देश की केंद्रीय सरकार के द्वारा लगाया जाता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए, मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई है। महंगाई तब कंट्रोल होगी जब मांग कम होगी, मांग तब कम होगी जब मुद्रा पूर्ति कम होगी। इसके लिए बैंक दर को बढ़ाया जाता है ताकि अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति की मात्रा कम हो जाए। यदि एमपीएस 0.4 है तो एमपीसी कितना होगा? जब एमपीएस दे रखा है तो एमपीसी निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करें 1 माइनस एमपीएस। फॉर्मूला लगाइए 1 माइनस 0.4 तो ये हो गया 0.6। 0.6 का जीरा मतलब होता है 60%। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। भारत के वित्त मंत्री कौन है? ये याद होना चाहिए। भारत में वर्तमान में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी है। ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था में सीमांत उत्पाद घटता चला जाता है, सीमांत उत्पादन बढ़ता है, सीमांत पर ऋणात्मक होता है। इनमें से कोई ध्यान रखिएगा, जब हमारा ऋणात्मक प्रतिफल होता है यानी गिरता है तो इस समय में सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है, मतलब ये नीचे की ओर गिर चला जाता है, माइनस में। ये 100 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है इसमें से ही 10 क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन 100 बताया, इसी 100 में से आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन, केवल इसको पढ़ लो, एमसीक्यूज आपका तैयार। ठीक है ना। इसके अलावा शेयर करना अपने दोस्तों के बीच में। क्यों? क्योंकि अगर कोई नया स्टूडेंट है जो एग्जाम की तैयारी करना अब तक पढ़ा नहीं है, केवल इन्हीं 100 एमसीक्यूज को पढ़ेगा तो 100 में से 10 के 10 एमसीक्यूज उसके तैयार हो जाएंगे, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का भी जल्दी वीडियो दूंगा, शॉर्ट भी दूंगा, लॉन्ग भी दूंगा। ठीक है। लाइव क्लास भी जुड़ेंगे, शाम के 7 बजे लाइव क्लास होता है। किसी को डाउट है इस नंबर पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकता है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, अपने दोस्त हैं उनको शेयर कर दो ताकि उनको भी 100 क्वेश्चन के बारे में पता चल सके। आप लोग अगर एक्टिव है सोशल मीडिया में तो इंस्टाग्राम में डाली सर और फेसबुक में नकुल डाली को जरूर फॉलो कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।